अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया में वैसे तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज जन्म लेती रहती हैं, लेकिन अगर ये कंट्रोवर्सी किसी बहुत ही रिप्यूटेड अदारे के एक बड़े साइंसदान की तरफ से आ जाए तो सब एक मरतबा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही हुआ है जब एक बहुत बड़े साइंसदान ने दावा किया है कि उन्होंने पहली मरतबा एलियन की टेक्नोलॉजी को हासिल कर दिया, उसे ढूंढ लिया है। मैं आपको इस साइंसदान के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं किन बेसिस पर उन्होंने ये कहा कि वो एक एलियन टेक्नोलॉजी को ढूंढ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही वायलेंट किस्म का एक पुरतशद्दुद सोलर सिस्टम है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर हम अपनी ज़मीन की तरफ देखें और आंखें उठाकर चांद को आसमान पर देखें तो उसके दाग हमें ये बता रहे हैं कि उस पर हर वक्त बम्बार्डमेंट होती रहती है। अब ये बम्बार्डमेंट छोटे मेटेओराइट्स की है, लेकिन माजी में बहुत बड़े कॉमेट्स और मेटेओराइट्स उससे टकराए हैं। यही हाल हमारी ज़मीन के साथ भी हुआ। लेकिन ये मेटेओराइट्स आते कहाँ से हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से ये मेटेओराइट्स हमारी ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स तक आ सकते हैं। पहली है एस्ट्रॉयड बेल्ट, दूसरी है काइपर बेल्ट और तीसरी है ओर्ट क्लाउड। अगर इन तीनों के बारे में आपको मालूम नहीं तो आप सोलर सिस्टम के सेक्शन में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। इन तीनों जगहों से बहुत से मेटेओराइट्स हमारी ज़मीन की तरफ आते हैं और ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं। शुरू में तो हम उनको इतने अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है अब हम इन मेटेरॉइड्स को, इनकी कंपोजिशन को, इनके अंदर क्या क्या केमिकल्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और टूल आया है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम इन मेटेरॉइड्स की साख्त, इनके स्ट्रक्चर और इनके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को भी बड़े गौर से देख सकते हैं। तो चलते हैं कुछ सालों पहले 2017 में, जब ज़मीन के करीब से सोलर सिस्टम के बीच में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वारिद हुआ। इसे ओumuamua कहा जाता है। आपने इसके बारे में बहुत खबरें सुनी होंगी, इसकी तस्वीरें भी देखी होंगी, इसकी शक्ल के ड्राइंग्स और पेंट्स आप देख चुके हैं, जो कि एक्चुअल तो नहीं है लेकिन ये आर्टिस्ट इंप्रेशन है। ओumuamua हमारे सोलर सिस्टम में से होता हुआ गुजरा, लेकिन इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हमारा ये ख्याल है, यानी साइंसदानों का ये ख्याल है, यानी इंसानियत का ये ख्याल है, हमारा का मतलब इंसानियत का ये ख्याल है कि ये पत्थर, ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से नहीं आया। ना तो ये काइपर बेल्ट से आया है, ना ही ओर्ट क्लाउड से आया है और ना ही एस्ट्रॉयड बेल्ट से आया, बल्कि ये किसी और सोलर सिस्टम से हम तक पहुंचा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। हम कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं एक पत्थर को खला में तैरते हुए देखते हुए कि ये कहीं और से आया है? इसके 2 पैमाने हैं। पहला पैमाना उसकी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी है, यानी वो किस तरीके का मदार बनाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। अगर हम एक सर्कल की बात करें, बिल्कुल प्योर सर्कल की बात करें, तो उसकी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी 0 होती है। लेकिन मैं उसको खींचता जाऊं तो उसकी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी, एक पैमाना है, वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा और एलिप्स का, पैराबोला का ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो हम जब बात करते हैं इनके मदार की, यानी ओumuamua के मदार की, तो इनकी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी थी 1.2। जितने भी मेटेओराइड और कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम से सूरज के गिर्द घूमते हैं उनकी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी होती है 1.02। तो 1.2 तो बहुत बड़ी फिगर थी। अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। तो अगर सोलर सिस्टम से कोई चीज़ सूरज के गिर्द चक्कर लगा के सोलर सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस पैमाने को कहा जाता है वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, यानी कि वो सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हुए कितनी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा अटेन कर सकती है, अख्तियार कर सकती है। नॉर्मली ये वैल्यू 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ओumuamua के केस में उसकी वेलोसिटी एट इन्फिनिटी 26 किलोमीटर पर सेकंड थी, बहुत ज़्यादा थी। इससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि ये शायद बाहर से आया है, ये हमारा निज़ाम शमसी का लोकल मेटेओराइड या ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ ओumuamua 2017 में नहीं आया, बल्कि 2019 में एक और कॉमेट आया जिसे बोरिसोव कहा जाता है। बोरिसोव की एसेंट्रिसिटी को देखा जाए तो 3.36, कहाँ 1.2 ओumuamua की और कहाँ 3.36 एसेंट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा एसेंट्रिक इसका
मदार था और उसके साथ इसकी जो वेलोसिटी थी वो 32 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि ओमुआमुआ की कितनी थी, 26 किलोमीटर पर सेकंड। 100 मीटर से बड़े ये एस्ट्रॉयड थे, 100 मीटर से बड़े ऑब्जेक्ट्स थे। और इसका मतलब ये है कि ये दो ऐसे एस्ट्रॉयड तो हमने देखे हैं जो कि सोलर सिस्टम से होते हुए गुजर गए। बहुत से ऐसे इंटरस्टेलर मेटेरॉइड्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हमारी जमीन पर भी गिरते हैं और चांद पर भी लगते होंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है एवी लोएब। एवी लोएब प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैं और मैं वैसे भी इनके वीलॉग्स और इनके बल्कि ब्लॉग्स को बड़े गौर से पढ़ता हूं, तो इसलिए मुझे इनकी रिसर्च के बारे में गाहे बगाहे पता चलता रहता है। थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं और इनका ये कहना है, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। इनका ये कहना है कि 2014 में एक बोलॉइड शावर हुई थी, यानी बाहर से पत्थर, स्पेस रॉक्स आई थी और वो हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए थे। इस बोलॉइड शावर को कनाडा में देखा गया। मैं आपको यहाँ पे ओंटारियो की एक आसमान की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको एक छोटा सा एक्सप्लोजन नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये मेटेरॉइड जो कि 50 से 100 सेंटीमीटर बड़े थे, ये एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए और इनको आग लगी और एक एक्सप्लोजन हुआ। कितना एक्सप्लोजन हुआ? रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 10 से लेकर 20 टन ऑफ TNT बारूद अगर आसमान में खला में उसको आग लगाई जाए तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। लॉयब का ये कहना था कि ये एक्सप्लोजन और ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये इंटरस्टेलर थे, ये हमारे सोलर सिस्टम के रॉक्स या मेटेरॉइड्स नहीं थे, बल्कि ये कहीं बाहर से आए थे, इनका ओरिजिन बाहर से था। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने इस पर रिसर्च करना भी शुरू कर दी। ये ऑब्जेक्ट्स जो कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट थे, इन पर अमेरिका की US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2022 में एक रिपोर्ट दी और उसमें बताया गया कि ये पैसिफिक ओशन के करीब कहीं गिरे थे, उसके बीच में गिरे थे। इन साहब ने, एवी लोएब ने अंदाज़ा लगाया कि यह कहाँ पर गिरे होंगे और उसके बाद अपनी टीम को लेकर चले गए और वहाँ पर इन्होंने इन मेटेरॉइड्स की जो राख बची थी, जो बाकियात थे, उनको ढूंढना शुरू कर दिया। मैं आपको ये बता दूंगा, इन मेटेरॉइड्स का नाम रखा गया था CNEOS 2014 0108। ये इनका नाम था जिसके ज़रिए हम इन्हें कैटलॉग करते हैं। इन्होंने बहुत से एक्सपीडिशन, इन्होंने पैसिफिक ओशन में उस जगह पर जाकर इस मेटेरॉइड की, इसकी बाकियात की तलाश करना शुरू कर दी और एस्टिमेटेड जगह पर इनको कुछ चीज़ें मिल भी गईं। अब इनको जो चीज़ें मिली वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जो इन्होंने मैग्नेट्स के ज़रिए और उसके साथ वायर मैश के ज़रिए समंदर की जो तह है उसको छानना शुरू कर दिया, तो इन्हें वहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स मिले जो कि बहुत ही छोटे थे, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे, 1 मिलीमीटर या उससे भी छोटे थे। 50 के करीब इनको स्फीयर्स मिले। इन्होंने सबसे पहले लैब टेस्ट कराया कि ये किस मटेरियल से बने हैं, तो पता चला ये आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम से मिलकर बने हैं। और उसके साथ ये भी पता चला कि इनका मैक्सिमम साइज 1 मिलीमीटर है और इनको अगर माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं। तो मैंने आपको जो माइक्रोस्कोपिक तस्वीर है वो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं और आप भी देखकर एकदम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि ये सारे के सारे स्फीयर शक्ल के थे। अब ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्लू भी हो सकता है। इन मटेरॉइड्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि इनमें मेटल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये मटेरियल आसमान से गिरे, ज़मीन की स्फीयर में आए, जलना शुरू हो गए और उसके बाद फिर इनकी राख बाकियात समंदर में गिर गई। लेकिन इनकी जो डेंसिटी थी मेटल्स की वो इतनी ज़्यादा थी कि वो नेचुरली हमारे सोलर सिस्टम में कहीं नहीं मौजूद हो सकती। अब ये सवाल है कि नेचर में इतने ज़्यादा इंटेंस किस्म के, इतने डेंस किस्म के मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल कैसे पैदा हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि हमने वॉयजर जो मिशंस हैं उनको भेजा हुआ है ताकि वो हमारा सोलर सिस्टम देखें और उसके बाद भी हमें इंफॉर्मेशन देते जाएं। अब फर्ज कीजिए कि वॉयजर जाते जाते एक प्लैनेट के करीब जाकर तबाह होता है, उसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, उसको आग लग जाती है और वो उस एटमॉस्फेयर से होता हुआ उस इलाके में गिर जाता है। उसका जो राख होगी, उसका जो बाकियात होंगे, अगर उनको हम देखें तो उनमें आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं नजर आएंगी जो आपको नेचुरली मेटल्स में नजर आती हैं। मसलन जो चिपसेट हमने वॉयजर का बनाया होगा, उस चिपसेट में मेटल्स को बहुत सिलिका
उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल बनी है, इंसानों ने बनाई है। यही कॉन्सेप्ट एवी लॉयब यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल है ये इतना ज़्यादा डेंस है और इसमें इतनी ज़्यादा मेटल्स की डेंसिटी है कि ये नेचुरली नहीं बना, बल्कि इसे किसी ने बनाया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने पेपर में ये भी क्लेम किया है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसकी जब ट्रेजेक्ट्री देखी गई है, उसको कैलकुलेट किया गया, तो वो हमारे सोलर सिस्टम के साथ जितने भी स्टार्स इस वक्त और स्टार्स मूव कर रहे हैं उनमें से 95% ऑफ ऑल स्टार्स, तो उन्होंने जो जुमला लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग 90% ऑफ ऑल स्टार्स इन द विसिनिटी ऑफ सन, कि वो 90% ऑफ स्पीड के साथ मूव कर रहा था। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए एवी लॉयब ने CNN में और मुख्तलिफ जगह पर यह कहा है, ये क्लेम किया है कि उनका ये ख्याल है कि ये एलियन की टेक्नोलॉजी है। हो सकता है ये एलियन का शिप हो सकता है ये एलियन का कोई स्पाइंग डिवाइस हो जो कि ख़राब होकर हमारी एटमॉस्फेयर में आ गया और उसके बाद वो तबाह हो गया। बहुत सा क्रिटिसिज्म भी उनको सहना पड़ा है, लेकिन बहुत से लोग उनके साथ भी हैं कि आखिर नेचुरल फिनोमिना इस मटेरियल को फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जर्वेशन रखते हुए सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत सी रिसर्च इस पर की जा रही है और जो जो ये रिसर्च आगे बढ़ेगी, आपको पता है कि आजकल तो वैसे ही यूएफओ का इंकशाफात हो रहे हैं कि यूएफओ कई लोगों ने देखे हैं, कई मुल्क तो ये भी कह रहे हैं और उनके लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास नॉन बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म के सबूत हैं। लेकिन क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत रेप्यूटेड प्रोफेसर हैं, इसलिए इनकी रिसर्च और इनकी फाइंडिंग्स को बताना बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है आज हम ये समझें कि ये तो एक फ्लूक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये सबसे पहले क्लूज़ में से एक क्लू हो जो कि हमें एलियन टेक्नोलॉजी का मिला। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।